नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? अच्छी खबरों के साथ, जोश से भर देने वाली खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने, क्योंकि आज बात जोश की है, क्योंकि आज बहुत अच्छी खबरें हैं। और खासकर यह देखते हुए जब सरहद पर राफेल दिखाई दे, जब कमांडर लेवल की टॉक में फॉरेन सेक्रेटरी दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि भारत का सिक्का चल रहा है और चीन डर के मारे हिल रहा है। शुरुआत करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच है, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, स्वागत है आपका, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मेरे साथ जनरल एजेबी जैनी है, सर आपका भी स्वागत है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, फॉर्मर डिप्लोमैट, सर वेलकम, आपका स्वागत है। प्रोफेसर राजन कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ, आपका स्वागत है। और आज आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं मनीषा, एक बार फिर से इंटरनेशनल अफेयर्स में काफी ज्यादा दखल, जानकारी, इंफॉर्मेशन, और मनीष के पास बहुत सारी खुशखबरी है। और सरहद से लौटा हमारा शेर, जिसका नाम है अभिषेक उपाध्याय, एलएसी से वापस आए हैं। ना दिन का फिक्र, ना रात का चैन, ये हमेशा हमारे लिए तैयार। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, वेलकम। और मेरे साथ एक व्यक्ति आपको जो नहीं दिखाई दे रहा है, पिनाक सर आप स्क्रीन पर हैं, वो है सुमित। ये भी सरहद से वापस लौटे हैं और सुमित भी आपके साथ है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बैठक पर सबसे बड़ी कवरेज में। और अब तक के संकेत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि चीन अब बात के भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी भारत ने उसको आखिरी मौका देने का फैसला किया है। मोल्डो में हो रही इस बैठक की पल पल की खबर आपको टीवी9 भारतवर्ष दे रहा है। भारतवर्ष, हम आपको उन लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में भी बताएंगे जिनको चीन को आखिरी बार समझाने का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा हम आपको भारतीय सेना के 12 जांबाज अफसरों के बारे में भी बताएंगे जो चीन से हो रही बातचीत का अहम हिस्सा। इसके अलावा आपको एलएसी भी लेकर चलेंगे, जहां आज राफेल गरज रहा है और दुश्मनों का दिल कांप रहा है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त, ये आप देखिए एलएसी पर फ्रंट लाइन पर फाइटर राफेल, सुखोई 30 MKI, जैगवार, मिराज 2000, ये देखें आप एलएसी पर हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है, सबसे पहली ब्रेकिंग में चाहूंगा यहां पर सामने स्क्रीन पर दिए जाए। हमारे सामने जो ब्रेकिंग आ रही है वो ये है कि अब से थोड़ी देर में वो जो बैठक की हम बात कर रहे हैं, मोल्डो में भारत चीन के बीच छठे दौर की बातचीत जो जारी है, उसके ऊपर एलएसी तनाव को लेकर भारत और चीन में बैठक जारी। मोल्डो में हो रही लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत। बैठक में पहली बार विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बैठक में रूस में जारी स्टेटमेंट पर जो होगी वो बातचीत होगी। सीधे मैं आपको बताना चाहूंगा ये काफी महत्वपूर्ण है, खासकर ये देखने वाली बात कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल के इसमें जो डेलीगेट है वो इन्वॉल्व है, यानी कि ये कैरी फॉरवर्ड होगा जो बातचीत शुरू हुई है रूस में। मैं सीधे चलूंगा, सबसे पहले क्विक रिएक्शन सुमित के पास। सुमित, ये एक पॉजिटिव साइन है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पॉजिटिव साइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका इसलिए है निशांत, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ये मीटिंग हो रही है और निश्चित तौर पर जब भारत के 12 लोगों का डेलीगेशन वहां पहुंचेगा, जिसमें ना सिर्फ एमई लेवल के ऑफिसर हैं, 2 लेफ्टिनेंट जनरल। निशांत, पहला मौका है कि 2 लेफ्टिनेंट जनरल इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, जिसमें एक हैं खास तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और दूसरे हैं लेफ्टिनेंट जनरल मेनन। माना यह जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल मेनन का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ, और यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 में इन्हीं दोनों की कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन की वजह से पहली बार 1990 के बाद पहला मौका था कि मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स पीपीएम में शामिल हुए थे अरुणाचल में। और अब दोबारा से क्या कुछ नया हो सकता है, इसी वजह से इनको इस डेलीगेशन का हिस्सा माना गया है। और इसके अलावा अब ना सिर्फ जो टेक्टिकल पोजीशन चेंज हुई है अगस्त के आखिरी के बाद उस पर चर्चा होगी, बल्कि यह भी चर्चा होगी कि आखिरकार जब फॉरेन मिनिस्टर सुमित, आप जो जानकारी दे रहे हैं टैक्टिकल पोजीशन की, मैं क्विक रिएक्शन यहां पर मनीष झा से लूंगा। मनीष, वेरी क्विकली, जो एक चीज है यहां पर वो ये है कि क्या ये माना जाए कि चीन से बातचीत करने में इस लेवल की इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरीज इसमें इन्वॉल्व करने थे। हमारे दर्शकों को मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ये एक बार ब्रेकिंग फिर से देखें। हमारे दर्शक जो पहली ब्रेकिंग दिखाई है फुल स्क्रीन पर, मनीष से सवाल जवाब करने से पहले, जिससे कि आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए। एलएसी तनाव को लेकर भारत और चीन में बैठक अभी चल रही है। मोल्डो में हो रही लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है वो देखें आप यहां पर। पहली बार विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रूस में जारी स्टेटमेंट पर अमल पर होगी कोशिश। मनीष,
क्या इसलिए इसमें इतना देरी लगी क्योंकि इसमें विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होने थे? देखिए निशांत, विदेश मंत्रालय की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। वो ईस्ट एशिया डेस्क के इंचार्ज है, यानी कि विदेश मंत्रालय में चीन मामले को वही देखते हैं। इसके अलावा WMCC की जो बैठक होती थी उसको वही लीड करते थे। तो इसलिए चीन से सीमा विवाद को लेकर जितनी सारी अपडेट है विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में, वो सारी जानकारी उनके पास है। ऐसी स्थिति में जब इस कमांडर लेवल की बातचीत में वो वहां पर मौजूद रहेंगे तो ऑन स्पॉट नेगोशिएशन करने में एक बड़ा सहायक रोल उनका होगा। अब यहां से जो दूसरी बात है, आपने सबसे अच्छी बात यही कही कि शांति की यह आखिरी कोशिश है, क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण है। इस बातचीत के बाद ही तय होगा कि क्या शांति से ये समस्या का समाधान होगा या मजबूरन सैन्य विकल्प हमें आजमाने होंगे। देखिए, आप जो बता रहे हैं, मुझे एक इंफॉर्मेशन बार बार याद आती है। मनीष, अभिषेक उपाध्याय वापस लौटे सरहद से, यहां पर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। अभिषेक, आपने मुझे कहा निशांत 5 दिन हो गए चीन की तरफ से सन्नाटा है। हमारे सभी खास मेहमानों को मैं बताना चाहूंगा सर, ग्राउंड की सारी रिपोर्ट एक बार आ जाए, फिर उसके बाद मैं शो ओपन कर रहा हूं आपके साथ। अभिषेक, आप मुझे निरंतर बोलते रहे कि निशांत चीन के सरहद पर सन्नाटा है, यह खामोशी तूफान से पहले की है। क्या यह समझा जाए कि अभी जो बैठक हो रही है, अभी जो बातचीत हो रही है, यह उससे पहले की खामोशी थी? बिल्कुल निशांत, देखिए ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि समझने वाली बात ये भी है कि ये ऐसा नहीं है कि कुछ जो फ्रिक्शन पॉइंट हैं जहां पर विवाद है सिर्फ वहीं तक सीमित होगी। ये तय मानिए कि ये पूरा जो मामला है ये नॉर्थ से साउथ तक जाएगा और जहां जहां भी चीन घुसा हुआ है, खासतौर पर देप्सांग नहीं भूलना चाहिए हमको, वो एक बहुत ही अहम मसला होगा। और ये एकदम इसमें दो राय नहीं है कि अभी जो बहुत दिन से जो खामोशी चल रही है, जो वहां को पिछले 5 दिनों से लगातार वहां शांति थी, इस बातचीत का नतीजा जो रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि चीजें आगे किस तरह से वहां पैन आउट होती हैं। आप जो बता रहे हैं, यहां पर हमारे खास मेहमानों के पास जाने से पहले मैं आपको बता दूं, राफेल को लेकर अब से ठीक 1 मिनट में हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। राफेल को लेकर हमारे पास बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सुमित मेरे साथ हैं, बिग वॉल पर चलते हैं सीधे और आइए देखते हैं बिग वॉल पर हमारे पास क्या क्या इनपुट है। सुमित, आइए अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि बिग वॉल पर हमारे पास क्या क्या इनपुट है। आइए जरा दिखाएं बिग वॉल पर। यहां पर जो मीटिंग में 12 अफसर होंगे, अब बॉर्डर पर्सनल मीटिंग में भारत की नई रणनीति, क्या रणनीति होगी सुमित मेरी क्विकली? इसमें नई रणनीति यह है कि ना सिर्फ डिप्लोमेटिक चैनल से बल्कि अब वहां पर वो सब अधिकारी मौजूद होंगे, 12 अफसर, जो इसको इंप्लीमेंट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते। पहला मौका आप जो पॉइंट दे रहे हैं मैं इसी ब्रेकिंग को लेता हूं। बैठक में भारत की तरफ से 12 अधिकारियों की मौजूदगी। बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन की अहम भूमिका। प्ले करें इस ब्रेकिंग को, तुरंत स्क्रीन पर दिखाएं। पहली बार बैठक में भारत की तरफ से 2 लेफ्टिनेंट जनरल, चीन की तरफ से जनरल ली शिंगजोंग कर रहे हैं नेतृत्व। 2 लेफ्टिनेंट जनरल का मतलब क्या है, ये हमें बेहतर सुमित बता सकते हैं। देखिए, ये दो इसका महत्व ये है कि अब तक सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह थे, लेकिन अब मेनन का आना और उनका क्लोज कोऑर्डिनेशन पहले से ही अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, ना सिर्फ आपको चीजों को डेवलप करने में बल्कि उसको इंप्लीमेंट करने में। और एक और बात बता दूं निशांत, इन्हीं के क्लोज कोऑर्डिनेशन के बाद 1990 के बाद पहला मौका था कि अरुणाचल में BPM में मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर शामिल हुए थे। तो ये एक नया आयाम है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर कुछ निकलता आउटकम आता है तो वो इन दोनों के क्लोज कोऑर्डिनेशन से या इनके आपस में तालमेल की वजह से। आइए जरा बिग वॉल पर वापस आते हैं। सुमित, जरा बिग वॉल दिखाइए हमारे दर्शकों को। हमारे दर्शकों को यह बताना जरूरी है, जो सुमित एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको समझे आप। 12 अफसर मीटिंग में डेलीगेशन में हिस्सा होंगे, नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन, ये अभी हमने आपको बताया, नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह पहले भी बातचीत करते रहे, बिल्कुल 14 कोर कमांडर है और लगातार 5 राउंड की बैठक के अंदर वही मेन पॉइंट थे, वही लगातार ऑफिसर थे जो बातचीत कर रहे थे चाइनीज काउंटर। जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव, नेक्स्ट। नवीन श्रीवास्तव को खासतौर पर साउथ एशिया या फिर साउथ, आप कह सकते हैं साउथ एशिया की अच्छी नॉलेज है, जॉइंट सेक्रेटरी है। मेजर जनरल अभिजीत बापट, ये 3 कोर में है और मैं आपको बता दूं कि लगातार ना सिर्फ मेजर जनरल अभिजीत बापट जो है काम कर रहे हैं, और दूसरे जो मेजर जनरल हैं वो हैं पदम शेखावत।
पदम शेखावत नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है। दीपम सेठ आईटीबीपी मौजूद है, के आईजी हैं। पूरा लद्दाख का रीजन जो है वो इन्हीं के अंडर आता है। तो आपको याद होगा नहीं सिर्फ आर्मी बल्कि आईटीबीपी भी कई मेजर जगह पर डिप्लॉयड है। आप जो पॉइंट बोल रहे हैं मैं एक बार क्विकली जैनी साहब के पास चलूंगा। जैनी साहब, ये जो कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है और जिस लेवल पर इसमें सीनियरिटी के लोग इन्वॉल्व हैं, क्या आपको लगता है कि ये चाइना के लिए डू और डाई सिचुएशन है, वरना अब युद्ध की जो स्थिति हो कोई नहीं रोक सकता है? मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं लेकिन फिर भी मेरा ये सवाल है। यस निशांत, आप बिल्कुल सही हैं। देखिए, जो भी वहां पे अफसरान शामिल किए गए हैं और खास करके एक्सटर्नल अफेयर्स का भी जो अफसर शामिल किया गया है, यही एक लोग हैं सारे के सारे जो कि के मायने रखते हैं, जो कि के डील कर रहे हैं और हर एक मुद्दे को अच्छी भली भांति जानते हैं। तो ये एक लास्ट डिच एफर्ट है हमारी तरफ से कि बातचीत से काम बन जाए और पीस, चैन और अमन वहां पर हो जाए। लेकिन मेरा मानना ये है निशांत, मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट ये है, इन बातचीतों से कुछ नहीं होना है। आप 12 नहीं 22 आदमी लेके चले जाइए, कुछ नहीं होना है। क्योंकि जैसी तैयारी और जैसा प्रेपरेशन विंटर के लिए हमने किया हुआ है, वैसा ही चाइना ने अपनी 4th मोटराइज्ड डिवीजन और 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन वहां पे लाके रखी हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि हमने जो हमारी ऊंचाइयां थी, जो एलएसी की तरफ हमारे टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक हाइट्स है, वो हमने पकड़ी हुई है, इसलिए चाइना भौखलाया हुआ है। लेकिन दोनों साइड वेट कर रही है कि सर्दी आ जाए, मामला टल जाए, अगले अप्रैल मई में ये डोकलम 2 हो जाए और इसको डिप्लोमेटिक विक्ट्री कह के मामला रफा दफा हो जाए। ये मेरा मानना है निशांत। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा सिवाज साहब के साथ। सिवाज साहब, अगर हम चीन पे विश्वास नहीं कर सकते, अगर ये बैठक बेईमानी है, अगर इस बैठक के बाद भी चीन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, देन व्हाट इज द वे आउट? क्या होगा फिर? देखो निशांत, आपको इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा। बातचीत करना जरूरी है, डिप्लोमेटिक लेवल, मिलिट्री लेवल पे वो अपना काम करते रहेंगे। युद्ध की तैयारी के लिए आप तैयार रहें। तो एक प्रकार से जो मीटिंग हुई थी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग वुई जो मिले थे मॉस्को में, तो जो 5 पॉइंट का एक एजेंडा के ऊपर एग्रीमेंट हुई थी, जिसका काम था डिसएंगेज, डी एस्केलेट एंड डी इंडक्शन, उसके बारे में जो बात होनी थी वो आज होगी फ्रिक्शन पॉइंट में और बाकी जो सबसे ज्यादा देशपेंग और आपका पेंगेंगसो में। तो ये एक प्रकार जो आपने कहा इतना बड़ा जो हमारा एक प्रकार से ये जा रहे हैं 12 के करीब हमारी टीम है, जो 2 लेफ्टिनेंट जनरल है, उनका महत्व यही है कहीं दिखाने के लिए इसका बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंडिया ले रहा है। मगर 2 लेफ्टिनेंट जनरल यही है, हो सकता है कोई बदलाव हो आगे आने वाले चाइन में कोर कमांडर का, तो जो नेक्स्ट आते हैं उसको साथ लेके चलते हैं। तो आप जो बता रहे हैं सर, आप जो बता रहे हैं हायरार्की, हाँ सुनो मेरी बात, yes, एक सुनना निशान, मैं एक बात बताऊंगा कि आपको बातचीत करते रहो, मगर मुझे लगता है चीन जो है कुछ ना कुछ साउथ ऑफ पेंगेंगसो में तैयारी करना है। वो कोई ना कोई हाइट को वापस लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो साउथ ऑफ पेंगेंगसो में जिस प्रकार से हमने क्लास रेंज ले ली है 29-30 अगस्त को, वो पूरा पासा बदल गया है और मुझे लगता नहीं कि चीन इस सिचुएशन से खुश है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कर रहा है, स्पेशली रिजांगरा, रिचिंगला, मगर या गुरुंग हिल को किसी तरीके से वापस लेने की कोशिश करे, मगर भारत इसके लिए तैयार है। ओके, पॉइंट नोटेड सिवाज साहब, पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट एक्सेप्टेड, पॉइंट नोटेड। मैं पिनाक सर के पास आने से पहले अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता रहा हूं। एलएसी पर भारतीय सेना का और बड़ा दबदबा। इस वक्त की बड़ी खबर, एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में राफेल की दहाड़। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्वी लद्दाख के आसमान में राफेल से बड़ा वायुसेना का हौसला। 5 राफेल विमानों ने एलएसी पर संभाला मोर्चा। गोल्डन एरोज, सीधे फुल स्क्रीन पर ये शॉट्स दिखाएं। एलएसी के पास राफेल ने उड़ान भरते नजर आए। गोल्डन एरोज यानी कि सुनहरे तीर एलएसी पर साफ दिखाई दे रहे हैं और ये अपने आप में एक भारत की बहुत बड़ी टैक्टिकल मूव है। सुमित, और उसके बाद मैं अभिषेक के पास भी आऊंगा। सुमित, एलएसी पर राफेल की दहाड़, क्या मैसेज देने की कोशिश है, वो भी कमांडर लेवल टॉक से पहले? निशांत, आपने बिल्कुल सही कहा, ये गोल्डन एरो यानी तरकश के वो तीर होते हैं जो आप सबसे आखिरी में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जगह पर इस्तेमाल करते हैं। और राफेल का इस्तेमाल एलएसी पर इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये तीर
ना सिर्फ हमारे जो दुश्मन देश हैं या फिर हम उन देशों की बात कर रहे हैं जो लगातार हमारी सीमाओं की तरफ देख रहे हैं, उनको समझाने के लिए कि भारत अब वो 1962 का भारत नहीं रहा है। और लगातार आपको याद होगा रक्षा मंत्री ने जब इनके सेरेमनी में ये साफ कर दिया था कि जिस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के लिए हम इनको लेकर आए थे ये उस काम पर लग चुके हैं और इनका इस्तेमाल उस जगह पे किया जा रहा है। और अब ये तस्वीरें ये तस्दीक करती हैं, ये बात प्रूव करती हैं कि LAC पर राफेल की गराहट या फिर उसका उड़ना ही अपने आप में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि भारत की अपनी एयर कैपेबिलिटीज, एयर डोमिनेंस और ज्यादा मजबूत हो गई है। निशांत, एक बार फिर से मैं ये ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा और विजुअल्स के साथ LAC पर आप राफेल देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। LAC पर पूर्वी लद्दाख में राफेल की दहाड़, यानी कि एक चीज समझें आप, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अभी तक चाइना टैक्टिकल वॉरफेयर में, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भारत के ऊपर दबाव बनाता था किसी भी बैठक से पहले। यहां पर टेबल्स हैव टर्न, यानी कि तस्वीरें बदल चुकी हैं। भारत ने राफेल उड़ाया कमांडर लेवल टॉक से पहले और वो एक मैसेज है कि वी आर रेडी फॉर इट, ब्रिंग इट ऑन। ये एक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है भारत की तरफ से। राफेल फुल स्क्रीन पर दिखाएं जिस तरीके से हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हैं, फ्रंट लाइन फाइटर्स, वो भी वहां पर आ चुके हैं। 5 हैं, लेकिन आपको सुन के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि 5 राफेल की ताकत क्या होती है। 5 राफेल इक्वल्स टू 10 F-16 इक्वल्स टू 20 सुखोई। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा, मेरे पास अभिषेक है, उसके बाद मैं पिनाक सर के पास जा रहा हूं। अभिषेक, वेरी क्विकली, टेबल्स हैव टर्न, अब हम एग्रेसिव हो रहे हैं और उनको डोमिनेट कर रहे हैं। देखिए निशांत, ये एक लाइन में समझें तो ये दूसरा विकल्प है हमारा। जो बातचीत चल रही है मोल्डो में, ये बातचीत माना जा रहा है कि अंतिम बातचीत है, बड़ी ही स्ट्रक्चर्ड बातचीत ये हो रही है। लेकिन ये बातचीत अगर फेल होती है तो ये जो राफेल उड़ता हुआ आप देख रहे हैं, ये दूसरा विकल्प है। और राफेल एक सिंबल है, ये सिंबलाइज कर रहा है कि हम किस लेवल पर तैयार है वहां पर। पॉइंट नोटेड। पिनाक सर, वेरी क्विक रिएक्शन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा जिस तरीके से हमने एरियाज को डोमिनेट किया है, जिस तरीके से हमने वहां पर, ये हमने दिखाई है रिपोर्ट सर, दी फैक्चुअल रिपोर्ट्स दिखाई हैं, जिस तरीके से हमने चाइना को हर जगह कॉर्नर किया है, क्या आपको लगता है कि ये जो बैठक वो कर रहे हैं, दे मीन बिजनेस और उनको एक सेफ एग्जिट चाहिए? देखिए, जो कॉम्पोजिट टीम है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सब लोग हैं जो हमारी तरफ से जो डील करते हैं। आर्मी है, MEA है, ITBP है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक अटेम्प्ट तो होगा, मेरे ख्याल में पूरा अटेम्प्ट किया जाएगा इसमें कुछ सोल्यूशन निकाले। पर आई हैव माय डाउट्स, मुझे लगता है कि शायद इसमें से भी कुछ ना निकले। शायद ये भी एक सिलसिला हो कि भाई बातचीत करते रहो और तैयारी करते रहो। चाइना की ये साजिश हो सकती है और मुझे लगता है कि चाइना जरूर कुछ ना कुछ करेगा। वो जो पहाड़ी की चोटियां जो है हमने ले ली हैं साउथ बैंक में, पंगसो लेक के, तो मुझे लगता है वहां पे वो कोशिश करेंगे। नहीं भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस टॉक से भी शायद कुछ ना निकले और वो कहें कि अच्छा हम फिर मिलेंगे 15 दिन बाद। इसमें 15 दिन बाद फिर मेरे ख्याल में बर्फबारी शुरू हो जाएगी वहां पे। आप जो बता रहे 15 दिन बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी। पिनाक सर, मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक चीज जानना चाहता हूं। राफेल हम लोगों ने फ्लाई किया है वहां पर, फॉरवर्ड पोस्ट पर हम अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये नया भारत है, ये भारत एग्रेसिव है, दे मीन बिजनेस, ये ऐसा भारत है जो विच विल लीव नो पेज अनटर्न्ड? देखिए, दीज आर सिंबॉलिक जेस्चर्स, क्योंकि 5 राफेल से आप कोई बहुत बड़ी तीर नहीं मार सकते हैं। और उस 5 में से 2 ट्रेनर हैं जो लड़ाई नहीं करते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। तो आपके पास 3 ही है इफेक्टिव राफेल। इसलिए राफेल को दिखाना इज अ सिंबॉलिक जेस्चर, मोरल बूस्टर। बिकॉज लड़ाई, अगर हवाई लड़ाई होनी हो तो वो दूसरे जहाज करेंगे, ये राफेल नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आपके पास 50 राफेल होते तो ठीक था, तब मैं समझता था कि इसको दिखाने का एक मकसद है कि भाई गिव अ वार्निंग कि हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। पर देखिए, 3 राफेल से आप कुछ खास नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं राफेल का दिखाना एक सिंबोलिज्म मानता हूं, एक मोरल बूस्टर मानता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अंडरस्टूड, पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट एक्सेप्टेड। मैं अब सीधे चलूंगा, मेरे साथ
एक सीनियर एक्सपर्ट यहां पर मौजूद हैं। सर, मैं आपके पास आने से पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना का साहसी ऑपरेशन, 20 से ज्यादा रणनीतिक चोटियों पर पूरा कंट्रोल। बड़ी खबर, भारत का रणनीतिक कंट्रोल, भारत की रणनीतिक बढ़त से बौखलाया चीन। 20 माउंटेन हाइट्स पर भारत जबरदस्त पोजीशन में। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और यह खबर अपने आप में काफी मायने रखती है। जिस तरीके से यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, आप ये देखें, आप अब युद्ध से पहले चीन को 10 बार सोचना पड़ेगा। और सीधे मैं अपने दर्शकों को की ग्राफिक्स पर लेने के जाने के पहले मैं लेके जाऊंगा प्रोफेसर रंजन कुमार हमारे साथ है। सर, योर रिएक्शन वेरी क्विकली। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हमने कब्जा किया है, यह पहली बार हो रहा है। चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो दे आर आउट ऑफ सॉर्ट्स, उनकी हालत खराब हो रही है। ये विजुअल्स हमने दिखाए। क्या आपको लगता है कि चाइना के लिए जरूरी यह है कि वो एलएसी का जो फ्रंट उसने एक्टिवेट किया था उस पर एक सेफ एग्जिट ले? देखिए, अभी जो दोनों देश ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देश जानते हैं कि इस वॉर में जाने से उनको फायदा नहीं है। चीन को पता है कि वह इस युद्ध को नहीं जीत सकता है। अभी जो मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग 2-3 कारणों से इम्पोर्टेंट है। एक तो कि एक तरह से ये पहले जो चल रहा था उसका कंटिन्यूएशन है, जो कि मॉस्को में आपने देखा। और दूसरा कि उनको ये इसमें एक काफ़ी कोऑर्डिनेशन है, जिसमें कि डिफेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों के मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि आगे भी इस डायलॉग को रखना चाहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात हम यह समझ लें कि इस डायलॉग से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन वहाँ पे केवल मकसद एक शॉर्ट टर्म है, बहुत ही छोटा सा मकसद है कि जो वहाँ पे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनको डिसएंगेज कर दिया जाए, ताकि जो एक्सीडेंटल जो होते हैं, जो कई बार एक्सीडेंट्स में बात बढ़ जाती है, उसकी संभावना को रोका जा सके। और मुझे लगता है इस मीटिंग का केवल मकसद इतना ही है कि जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जो 300 मीटर पे 200 मीटर पे वहाँ पे टिके हुए हैं, उनको कैसे वहाँ से पीछे लाया जाए। और जो बातचीत हमारा है आगे का, वो चलता रहेगा। और मुझे नहीं लगता है कि जो स्टैंड ऑफ है उसका सोल्यूशन इस मीटिंग से निकलेगा। वो एक लंबा प्रोसेस है और वो बाद में भी डायलॉग चलता रहेगा। आप जो बता रहे हैं इस बात में मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा। सर, भारत की जाबाज सेना से फिर हारा चालबाज चीन। बड़ी खबर, 6 नई चोटियों पर भारत की सेना का कब्जा। चीनी सैनिकों का घुसपैठ का प्लान फेल। मगर हिल, गुरांग हिल, रेचिनला पर भारत का कब्जा। रेचिंगला और मुखपरी पर पहले से ही तिरंगा फहराया। सुमित मेरे साथ है, ये बड़ी खबर है। सुमित, योर इनपुट वेरी क्विकली। देखिए, ये लगातार प्रिवेंटिव एक्शन थे जो भारतीय सेना ने लिए। और निशांत, ये सारी चोटियां वो थी जो भारत के इलाके में थी। लगातार इन पर एक कंसेंसस था दोनों तरफ से कि जब 1962 के बाद से ही कि यहां पर कोई भी अपनी डिप्लॉयमेंट नहीं करेगा। और बातचीत, एक एग्रीमेंट था दोनों तरफ से, लेकिन वो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट चीन की तरफ से हुआ कि जब उसने वो मोबिलाइजेशन इन चोटियों पर लाने की कोशिश की। हालांकि ये सारे एक्शन, ये जो कब्जा किया इनके बारे में बताएं सर। देखिए, मैं वही बता रहा था आपको कि ये सारी चोटियों की हाइट यानी करीबन 20,000 फीट की ऊंचाई पर है, 16,000 से 20,000 की फीट की ऊंचाई पर। और ये साउथ पैंगोंगसो का इलाका है। ये वो चोटियां, ये वो हाइट्स हैं जो कैप्चर करने के बाद हमारा एक एज या फिर हमारी जो कैपेबिलिटीज है, या हमारी जो स्ट्रेंथ है, और ज्यादा इन इलाकों में बढ़ जाती है। लेकिन निशांत, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वो गिर गए एरियाज थे जिन पर दोनों तरफ से ये सहमति थी कि आप इनके ऊपर नहीं बैठेंगे। और वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चीन की तरफ से किया जा रहा था निशांत, की जिसकी वजह से भारत ने ये प्रिवेंटिव एक्शंस लिए। निशांत, आप जो बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को ये इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। और यहां पर सीधे मैं यहां पर अपने दर्शकों को की ग्राफिक्स पर लेने के जाना चाहूंगा। लेकिन जरा इस खबर को फिर से समझें, ये ब्रेकिंग फिर से देखें। बड़ी खबर है, आपके लिए बहुत जरूरी है। हम डोमिनेट कर रहे हैं पूर्वी लद्दाख में। यहां पर भारत की जांबाज सेना से फिर आ रहा चालबाज चीन। बड़ी खबर, यह हमारे सामने 6 नई चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा। इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे सामने, चीनी सैनिकों का घुसपैठ का प्लान फेल कर दिया गया है। नेक्स्ट, मागर हिल, गुरांग हिल, रेचिनला पर भारत का कब्जा हो चुका है। नेक्स्ट, रेजिंगला और मुखपारी पर पहले से तिरंगा है। जरा की ग्राफिक्स में चलेंगे, सुमित एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। आइए जरा चलें वेरी क्विकली यहां पर। और मैं चाहूंगा जरा इस स्ट्रैटेजी को समझें आप। और अभिषेक, प्लीज ज्वाइन अस। मैं चाहूंगा अभिषेक भी हमें ज्वाइन करें। अभिषेक उपाध्याय, हम ये दोनों हमारे जो शेर हैं, ये दोनों अभी लौटे हैं। द गेम इज योर्स। बताइए एक एक चीज। पूर्वी लद्दाख में भारत हावी है 20 से ज्यादा चोटियों पर, क्या हुआ इसमें? देखिए, ये 20 चोटियां, माउंटेन हाइट्स वो हैं जहां पर
पूर्वी लद्दाख के अंदर अगर हमने अपनी बढ़त बना ली तो वो एक आपके लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट हुए थे। मगर हिल, गुरुंग हिल, रेजंगला ये कब्जा करना ही खास तौर पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अभिषेक ये हुआ कैसे, ये कैसे किया एग्जीक्यूट? बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हाइट है इनको समझना पड़ेगा। यहां पर 150 से 200 मीटर की दूरी पर है भारत और चीन की फौज एकदम आमने सामने है। ये जो मुखपरी की बात कर रहे हैं, मुखपरी पर तो ये 300 मीटर का बीच का फासला यानी कि दिख रहा है, स्ट्राइक रेंज में है, इसलिए बहुत जरूरी था। अगर हम नहीं करते तो वो करते, आप जो बता रहे हैं। लेकिन यहां पर नेक्स्ट सुमित, गो ऑन प्लीज। देखिए बिल्कुल, और ना सिर्फ आप बात मान के चलिए कि साउथ पैंगोंग त्सो में, बल्कि अब नॉर्थ पैंगोंग त्सो में यानी फिंगर 4 के रिज लाइंस पर भी भारत ने जो टेक्टिकल हाइट्स कैप्चर की हैं या फिर वहां पर बैठ गया है, वो चीन के लिए 360 डिग्री रिवर्स हो गया, क्योंकि चीन ये मान के चला था कि फिंगर 4 अब उसका पूरी तरीके से उसके हाथ में आ देखिए गया है। हमारे जितने भी दर्शक एक चीज समझे, सुमित और अभिषेक अभी एलएसी से आए हैं लौटकर, और अभिषेक शुरू से आपको याद होगा गलवान की घटना या हो, सबसे पहले वहां पर पहुंच रहे हैं। सुमित सबसे पहले उस एरिया में जहां पर भारतीय फौज ट्रेन कर रही है, सबसे पहले सुमित को एक्सेस मिलता है। ये जो फैक्ट बता रहे हैं ये बड़े ऑथेंटिसिटी से, क्रेडिबिलिटी से बता रहे हैं, और इनकी बात पर यह हो ही नहीं सकता कि एक अक्षरशः भी डाउट हो। लेकिन अब मेरा यहां पर इसी फ्रेम को रखिए, एक क्विक रिएक्शन में जैनी साहब से लूंगा। जैनी साहब, क्या हम लोग अपना पोजीशंस को छोड़ेंगे इस बातचीत के बाद? क्योंकि टैक्टिकल पोजीशन है, चीन पे विश्वास नहीं कर सकते। योर टेक सर। निशांत, मेरा मानना है कि अब हमको नहीं छोड़ना चाहिए। Yes. क्योंकि चीन के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। हम छोड़ेंगे हर हालत में चीन इसको ले लेगा। और ये बात देखिए, जो हमारे ग्राउंड जीरो से अभी लोग लौटे हैं, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स, मैं उनको सलाम करता हूं, सलूट करता हूं, इतना बहादुरी का काम करके आए। हमने तो निशांत 1967-68 में, 1967-68 में इन इलाकों को अपने पैर से नापा था, पैरों से पेट्रोलिंग करी थी। वहां पे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये है कि अगर आप गुरुंग हिल और रेजांगला और ये हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप और रेकिंगला के ऊपर खड़े हुए हैं, वहां पे आपके कब्जे में है, मुखपुरी आपके कब्जे में है, तो आप पूरा मोल्दो का एरिया, पूरा आप उनका जो स्पंगूर लेक का जो बोल है, जहां की उनकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, आर्मर्ड फोर्सेस पड़ी हुई है, उनके ऊपर आप डोमिनेट करते हैं, तो इनको छोड़ना क्या तो सवाल ही नहीं। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोटेड जैनी साहब, पॉइंट नोटेड, एक्सेप्टेड। बाउंड्री का डिलिमिटेशन, पॉइंट नोटेड। मैं अपने दर्शकों को फिर से ग्राफिक्स दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने यहां पर पढ़ा एक चीज, सुमित हमें बताएंगे सर। पॉइंट नोटेड, माफी चाह रहा हूं जल साहब, आपको रोक रहा हूं, बट आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। सुमित, एक चीज हमने यहां पर पढ़ी, जरा इस ग्राफिक्स को तुरंत प्ले करें। देखिए, चीन का हमारा एक सैनिक उन पे 25 में भारी, ये कैसे? माउंटेन वॉरफेयर की सबसे बड़ी काबिलियत होती है निशांत। आपको याद होगा कारगिल में इसी तरीके से एडवांटेज ली थी पाकिस्तान ने, और वो समझ रहा था कि हम उसको नहीं नीचे उतार सकते। लेकिन अगर हम इन रिजेस पे बन गए हैं, इन हिल्स पे बन गए हैं, और ना सिर्फ एक, लगातार 20 ऐसे टेक्टिकल पोजीशंस हैं जहां पर हमारी डोमिनेंस बहुत अच्छी है। इसको, हाँ। और ये भारत का एक सैनिक चीन के 25 सैनिकों पे भारी इसलिए है क्योंकि आप बड़े आसानी से इन हाइट से नीचे देख सकते हैं, और ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उनकी स्ट्रैटेजिक पोजीशंस को भी। अभिषेक, ये बताएं मुझे, हमने जो पोजीशंस को डोमिनेट किया है, क्या हमने एलएसी को रीडिफाइन कर दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने वो कर दिया है कि जहां पर हम पूरा मॉनिटर कर रहे हैं चाइना को। स्पांगुर गैप की जो बात अभी कर रहे थे, स्पांगुर गैप के इलाके से हम सीधा उनका जो मोल्डो का गैरिसन है, जहां बातचीत हो रही है, पूरा गैरिसन मॉनिटर कर रहे हैं। 219 जो हाईवे है लहासा कासगर वाला, वो पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, यानी कि हमारी स्ट्राइक रेंज में उनकी सप्लाई चेन है। इससे बड़ा झटका उनको क्या बड़ी बात कही है इन्हों पे। आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ बैठे रहिए। हमारी स्ट्राइक रेंज में उनकी सप्लाई चेन है, हमने उनकी दुम पर, उनकी रीढ़ की हड्डी पर चोट मारी है। सोचें आप, गर्दन दबाने की देर है। भारत की आक्रामकता से चीन में हड़कंप, चीन ने एलएसी पर जवानों की तैनाती बढ़ाई। बड़ी खबर, रेजांगला में के पास चीन के 3000 जवान तैनात, 6 नई चोटियों पर भारत की सेना। चीन बैकफुट पर, बड़ी खबर है ये हमारे सामने। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, एक तरफ वो डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ वो बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद मैं सीधे से बात साहब के पास जाऊंगा, ये क्या मामला है? देखिए निशांत, मैं समझता हूं कि आज का जो दिन है वो नेगोशिएशन का दिन है। आज का दिन हार्ड बार्गेनिंग का दिन है। दोनों तरफ से जब ये बातचीत हो रही है, उस समय दोनों देश के डेलीगेशन के सामने ये लक्ष्य है कि विदेश मंत्रियों की बातचीत में जो 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उसे जमीन पर वो ठोस रूप में लागू करे।
और ऐसी स्थिति में जहां भारतीय दल की कोशिश होगी कि वो चीनी सेना को हर इलाके से पीछे जाने के लिए मनीष, विवश करेगी। जस्ट वहीं होल्ड योर दूसरी थॉट। तरफ आपने जो पॉइंट रखा है, नेगोशिएशन का दिन है, मैं सीधे चलूंगा। सिवाज साहब, नेगोशिएशन उनके साथ किया जाता है जो नेगोशिएट करें, उनके साथ नहीं जो धोखेबाजी करें, और ये तो धोखेबाजी है। हिस्ट्री हैज प्रूवन इट टाइम एंड अगेन एंड अगेन। मुझे ये बिल्कुल बताइए अब होगा क्या? मैं ये जानना अब- चाहता हूं, क्या ये चीनी चाहेंगे कि हम अपनी पोजीशंस को छोड़ें? क्या हमें अपनी पोजीशंस छोड़नी चाहिए? बिल्कुल ठीक है निशांत। देखो, मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 2011-12। मैं इस चशूल मोल्दो की एक प्रकार से रग रग से वाकिफ हूं और मैं समझता हूं इसकी इंपॉर्टेंस। ये जो हमने क्लास रेंज को 29-30 अगस्त को ले दिया, भारत ने पलटा ही बदल दिया है। अब तो जो भी है, हम डोमिनेट करें चशूल मोल्दो को, स्पंगुर गैप को। अब हम अटैक कर सकते हैं चीन की तरफ, और चीन अटैक नहीं कर सकता हमारी तरफ। उनका लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन सिस्टम अब हमारे, लेकिन सर हमें अपनी पोजीशन छोड़नी चाहिए क्या? नहीं छोड़नी चाहिए। मैं कुछ बताने चाहूँ निशांत, सुने। देखो, 1965 में हमने हाजी पीर को जीता था, मगर बातचीत के अंदर हमने जब ताशकंद में बातचीत हुई तो हमने उसको देना पड़ा था, क्योंकि रशियन ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला। उसके बाद हम हाजी पीर को कभी भी वापस नहीं ले पाए। मैं उसकी अहमियत ऐसे ही बताता हूँ। ये साउथ ऑफ गैंगसो में जो आपने रिचिंगला, स्पंगुर गैप और मगर हिल और गुरुंग हिल और को लिया है, इनकी अहमियत इतनी है, अगर ये हमारे पास रहते हैं तो चीन कभी ले की तरफ यहाँ से बढ़ पॉइंट नोटेड सर, मतलब पोजीशन नहीं छोड़ी। पिनाक सर, तो इसको पिनाक सर, देन व्हाट इज द टेक अवे? हम लोग क्या देंगे जो हमें कुछ मिलेगा? या चाइना तो डोमिनेट करेगा टॉक्स को, हम उनसे ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में पीक्स पर है। व्हाट इज द टेक अवे सर? होगा क्या यहां पर? गिव एंड टेक क्या हो सकता है? देखिए, चाइना विल पुट आउट इट्स मैक्सिमलिस्ट पोजीशन और हम भी अपने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से ही बातचीत करें। तो बात ये हो सकती है, हमने तो एक चीज बार बार कही है कि स्टेटस को आप मेंटेन करें, कि जहां हम थे अप्रैल से पहले जहां पे सब लोग थे, वो हो सकता है। दैट इज वन फैक्टर। पर एक चीज मैं नोट कर रहा हूं कि मॉस्को वाली स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट आया था विदेश मंत्रियों के मीटिंग के बाद, उसमें स्टेटस को की बात नहीं जी। तो मुझे लगता है कि अब स्टेटस को रेस्टोर करने का क्या वो हम फिर उस पे अड़ेंगे या फिर हम उसको डाइल्यूट करेंगे, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं। सर, यू हैव गिवन अ वेरी गुड लीड इन सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब हमने भी स्टेटस को रीडिफाइन कर दिया, सो वी कैन हैंग ऑन टू आवर पोजीशंस। इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सो दे विल हैंग ऑन टू देयर्स, वी विल हैंग ऑन टू आवर्स। सो नाउ द क्वेश्चन इज, आप उसमें क्या गिव एंड टेक कर सकते हैं? आपने बहुत बड़ी बात की है। देखिए, आप ये जो बात कर रहे हैं पिनाक सर, ये बहुत गहरी बात है। हमने भी स्टेटस को की बात नहीं की है, राजनाथ सिंह जी ने की है, लेकिन मॉस्को वाले स्टेटमेंट में नहीं है। मैं क्विकली राजन कुमार सर के पास जाऊंगा। सर, वेरी क्विक रिएक्शन, शार्प रिएक्शन। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत ने इन द प्रोसेस एलएसी को डिफाइन कर दिया है? जी, ये बिल्कुल सही है कि भारत ने भी अपना जो चीन का वल्नरेबल एरिया था उस पर अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया है, और भारत निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है कि अगर चीन कहीं जो रीडिफाइन, जो उनके कैप्चर्ड एरिया है, वहां से अगर वापस नहीं जाता है तो भारत भी अपने एरिया जो साउथ पेंगोंग लेक की बात कर रहे थे वहां से वापस नहीं जाएगा। तो ये एक मिलिट्री और जो डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी है उसका एक कॉम्बिनेशन है। अगर चीन स्टेटस को के लिए मान जाता है, जो कि भारत को लग रहा है कि शायद नहीं माने, तो भारत भी फिर अपना जो न्यू टेरिटरीज है वहां से वापस नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि यह एक सॉलिड स्ट्रैटेजी है भारत की, जिसमें कि अगर चीन वापस जाता है तो भारत भी जाएगा, चीन नहीं जाएगा तो भारत भी। पॉइंट नोटेड। मैं अपने दर्शकों को इस वक्त की दो बड़ी टेक अवेज दिखा रहा हूं, दो बड़ी खबरें। पहली, एलएसी पर राफेल, दोनों ब्रेकिंग साथ साथ दिखाऊंगा, और दूसरी ब्रेकिंग कि हमने किस तरीके से 6 पीक्स पर कब्जा किया है। ये दोनों ब्रेकिंग देखें आप। इस वक्त की बड़ी खबर पहले आपको दिखाता हूं कि सबसे बड़ी खबर एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में राफेल की दहाड़। एक और चीज, दूसरी चीज, पूर्वी लद्दाख के आसमान में राफेल दिखाएं ब्रेकिंग यहां पर वो। और फिर हमारे सामने जो एक और है वो है कि 6 पीक्स पर हमने और कब्जा कर लिया। ये दोनों ब्रेकिंग मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये हमारे शो का टेक अवे है अभी तक, अगर भारत की डोमिनेटिंग पोजीशन की बात की जाए। लेकिन जो हमारे मेहमानों ने बताया है उससे इतना साफ होता जा रहा है, उससे इतना साफ होता जा रहा है
कि भारत ने एक तरीके से इन द प्रोसेस रीडिफाइन कर दिया एलएसी को, और वो नेगोशिएटिंग टेबल पर जब बैठा है तो चीन के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। भारत सिर्फ बोल रहा है और उसकी ताकत ये है। ये दोनों ताकत भारत की आपके सामने देखें जरा अपनी स्क्रीन पर। ये है हमारी ताकत। राफेल के जरा शॉट दिखाएं, क्योंकि ये है हमारी ताकत। जिस तरीके से भले ही सिंबोलिज्म सही, लेकिन हमने एक तरीके से मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित, अभिषेक और मनीष, आप लोग हमारे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि आज ये प्रोसेस चलता रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,